दोस्तों मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप ये 3 चीज़ें जान लेते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको पता होने चाहिए। अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो मार्केट में नया आया है तो उसके पिछले टाइम ड्यूरेशन के रिटर्न आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और जैसे कि भाई ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टॉक है, इसको मार्केट में आए हुए इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन इसके पिछले साल के रिटर्न आपको पता होने चाहिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में आपको एक से बढ़ के एक गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे आपको स्टॉक में भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। साथ में मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और साथ में मैक्सिमम ये स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न जरूर चेक करना चाहिए, लेकिन होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं। मोस्टली बंदे क्या करते हैं भाई, देख लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग इतनी है और डीआईआई, एफआईआई, पब्लिक इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट की होल्डिंग इतनी है, जिसकी होल्डिंग कूट कूट के भरी है तो भाई वहां पे घुस जाओ बस। मतलब एफआईआई और डीआईआई की अगर होल्डिंग भी कूट कूट के भरी हुई है तो वो बंदे ये समझते हैं इन्वेस्टर्स कि भाई यहाँ पे ये स्टॉक ताबड़तोड़ चलने वाला है, मार्केट में भर भर के रिटर्न देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। शेयर होल्डिंग पैटर्न की कुछ बारीकियां हैं, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो भाई समझ लो वहां पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टाइम में आपको स्टॉक में स्ट्रेस लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफी ज्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज्यादा है तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बन जाता है या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न देता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है वो प्रमोटर होता है, जो कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है, जो कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकता है और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करता है। देखा जाए तो जितनी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में प्रमोटर को पता होती है उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है भाई जिस स्टॉक में प्रमोटर अगर निकल रहे हैं तो भाई वहां पे आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर जो कि कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं और कंपनी के साथ काफी लंबे टाइम तक रुकते हैं, अगर वो अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं तो वहां पे कोई बड़ी तो बात होगी, वहां पे काफी बड़ी चिंताजनक बात हो सकती है। दूसरा यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं उसकी कैटेगरी पे आपको फोकस होना चाहिए। मोस्टली बंदे ये सोचते हैं भाई स्टॉक मार्केट में जो पब्लिक इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर्स तो बहुत ही कम पैनिक होते हैं। उनसे ज़्यादा पैनिक कैटेगरी में एफआईआई आता है, एफआईआई और डीआईआई आते हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एनालिसिस और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वो एफआईआई इन्वेस्टर्स ही करते हैं। मतलब वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, साथ में वो ग्लोबल मार्केट की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं, और जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स वहां पे पैनिक होना स्टार्ट करते हैं। और जब पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं तब वहाँ पे हमें एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है और तब जाके एक बड़ी गिरावट स्टॉक मार्केट में दर्ज होती है, देखने को मिलती है और बड़ी गिरावट वहाँ पे जन्म ले लेती है। तो इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। एक रेशियो होता है भाई जो 10 और 15% का जो रेशियो है डीआईआई और एफआईआई का, अगर ये दोनों इन्वेस्टर्स 10 या 15% के रेशियो को क्रॉस करते हैं तो समझ लो वहाँ पे उस स्टॉक में आपको बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। और अगर मान लो वहाँ पे
वो लेवल 30, 35 या 40% को क्रॉस कर जाता है तो भाई समझ लो उस स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट होने वाली है आने वाले टाइम में। इसलिए हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो और पैनिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कम से कम देखो। तीसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। मोस्टली बंदे क्या सोचते हैं कि भाई कंपनी, अगर मैं किसी इन्वेस्टर्स को पूछूँ कि भाई कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बताओ, तो वो बंदा क्या करेगा, मोस्टली कंपनी के रिवेन्यू देख के बताएगा, क्वार्टरली रिजल्ट चेक करेगा, उसकी रिवेन्यू देख के बताएगा भाई कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिवेन्यू गेन किया है, कंपनी ताबड़तोड़ चल रही है, मार्केट में धमाल मचाने वाली है, दब के वो रिटर्न देने वाली है। लेकिन भाई ये नहीं होता तरीका उस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को चेक करने का। देखो फाइनेंशियल कंडीशन चेक करने के लिए रिवेन्यू चेक किया जाता है, मानते हैं, लेकिन रिवेन्यू के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं किसी भी कंपनी के। देखो एक होता है उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी से कितना रिवेन्यू आया, मार्केट के इंटरेस्ट से कितना रिवेन्यू आया, कंपनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, म्यूचुअल फंड वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। तो वो उनके काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होते हैं इनकम आने के, तो उन सारी इनकम को मिला के वहाँ पे टोटल रेवेन्यू को बनाया जाता है। लेकिन कंपनी का जो सबसे मेजर पॉइंट है जो फाइनेंशियल कंडीशन दिखाता है, उसमें 3 पॉइंट आते हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है स्टॉक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है भाई कंपनी ने अपने दम पे, अपने स्टाफ के दम पे, अपने कंपनी के दम पे, अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के दम पे आखिर कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, और वही कंपनी की रियल परफॉर्मेंस होती है। अगर कंपनी कोई भी अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ पे कम जनरेट करती है, अगर ओवरऑल रिवेन्यू से कम जनरेट करती है, तो भाई समझ लेना कि कंपनी हाथ पे हाथ धरे बैठी है, जल्दी उस स्टॉक के उल्टे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कि कंपनी मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी होती है जो एक लिमिटेड एरिया के अंदर बिजनेस करती है, वो अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाती, या फिर वो एक्सपेंड करने में उनके पास बजट नहीं होता। और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी भी होती है जो एक बड़े दायरे के अंदर बिजनेस करती है, अपने बिजनेस को लगातार मार्केट में फैलाती रहती है और एक बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करती रहती है। तो उन कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे स्कोप होता है एक लॉन्ग लाइफ का, वहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। साथ में अगर देखी जाए तो कंपनी का रिजर्व और सरप्लस, ये तीसरा सबसे मेजर पॉइंट होता है जो बताता है भाई कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, या कंपनी बैंकरप्टेड तो नहीं है, या फिर कोई बड़ा डेबिट तो कंपनी पे नहीं है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको 1 बाय 1 करके स्टॉक में बताने वाला हूं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करें स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, तो भाई ये स्क्रीन पे आपके सामने ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक के पिछले सालों के रिटर्न है। हालांकि स्टॉक को मार्केट में आया हुआ तो इतना टाइम हुआ नहीं है, लगभग यहाँ पे 9 महीने का टाइम हुआ है स्टॉक को मार्केट में। तो देखा जाए तो ये जो डेटा आपको देखने को मिल रहा है, ये एक एस्टिमेशन इन्होंने दे रखा है, जो 9 मंथ का जो डेटा है उसके बेस पे एक एस्टिमेशन इस सॉफ्टवेयर ने यहाँ पे दे रखा है। और ये जो डेटा आपको दिख रहा है शॉर्ट टर्म के अंदर, ये इसका सबसे ज़्यादा सबसे रियल डेटा, जो रियलिस्टिक डेटा है वो यहाँ पे है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टॉक को मार्केट में आए हुए 9 महीने का टाइम ड्यूरेशन हुआ है, और 9 महीने में ये स्टॉक की रियल परफॉर्मेंस है। अगर देखा जाए तो स्टॉक जैसे मार्केट में लॉन्च हुआ तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट के माहौल थे, लगातार स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज करना शुरू कर दी, और लगातार स्टॉक के अंदर 9 महीने के अंदर, अगर 9 महीने की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 33% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। 6 महीने में उससे बड़ी गिरावट हुई है, 3 महीने में भी यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई है, 1 महीने में भी स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है, और लगातार स्टॉक में बड़ी गिरावट यहाँ पे चल रही है। तो भाई हम सोच सकते हैं भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लगातार गिरावट हो रही है। जब से स्टॉक का IPO आया तब से मार्केट में एक बार तो बूमिंग पे गया था, और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर यहाँ पे स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो भाई प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे पिछले साल 84.38% थी, जो इस साल घट के दिसंबर 2024 तक घट के मात्र 9 महीने के अंदर घट के प्रमोटर यहाँ पे 36.78% हो गए। अब सोचो भाई मार्केट में जैसे IPO आया मात्र 9 महीने के अंदर वो होल्डिंग जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 84.38% से घट के सीधा 36.78% आ गई। तो कितनी बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में, और प्रमोटर ही सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 50% से कम है, और लगातार दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि पिछले 9 महीनों में स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है प्रमोटर की होल्डिंग में, जो कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं। इतनी गिरावट होने के बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना भी काफी बड़ी गलती हो सकती है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के 2 सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की, अगर DII और FII की होल्डिंग की बात करें तो भाई यहाँ पे
पिछले साल DII की होल्डिंग 0% थी जो अचानक बढ़ के 4.5% हो गई है। और अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो FII की होल्डिंग लास्ट यहाँ पे दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 0% थी, जो इस साल यहाँ पे अचानक बढ़ के दिसंबर 2024 तक 2.10% हो गई है। तो देख सकते हो भाई कितना बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है कि भाई DII की होल्डिंग 0% से सीधी 4.5 हो गई। क्या गारंटी कि आने वाले टाइम में ये होल्डिंग बढ़ेगी या फिर वापस 0% हो जाएगी। तो इतना बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर प्रमोटर थोड़े से और गिरे तो हो सकता है इनकी होल्डिंग अगले साल तक आते आते 0 के करीब आके खड़ी हो जाए। और अब बात करने वाले स्टॉक के पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में, तो पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे जैसे ही IPO आया था तब इतनी ज़्यादा अलॉटमेंट तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पे लास्ट तक आते आते पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 12.43% हो गई है। तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की केस में आपको इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे जो नेगेटिव पॉइंट हमें स्टॉक में देखने को मिलता है भाई गवर्नमेंट होल्डिंग, तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है। आप कोई भी रैंडमली 15-20 स्टॉक उठाओगे उसमें से आपको 1 या 2 स्टॉक ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे गवर्नमेंट होल्डिंग मिलेगी, और जहाँ गवर्नमेंट होल्डिंग मिल जाती है उस स्टॉक पे एक टैग लग जाता है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी स्टॉक का। तो देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स का रेशियो है काफ़ी हेल्दी है, लेकिन अगर देखा जाए तो FII और DII की होल्डिंग यहाँ पे फ्लक्चुएशन लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। अगर प्रमोटर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ये जो रेशियो है ये काफ़ी ज़्यादा है फ्लक्चुएशन के लिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 50% से डाउन है। अगर मैं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा तो भाई मैं तो यही सोचूंगा कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, तो मैं तो स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। बाकी आपकी पर्सनल राय है। अगर बात करें स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, तो भाई अगर कंपनी के टोटल रिवेन्यू की बात करें, देखो यहाँ पे जो रिवेन्यू है वो करोड़ों में चल रहा है। अगर पिछले 9 महीने की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक का रिवेन्यू था 1371 करोड़, जो इस साल घट के हो गया है 1172 करोड़। अगर बात करें कंपनी के टोटल खर्चों की, तो भाई कंपनी के खर्चे हो गए 1505 करोड़ के आसपास। देखा जाए तो कंपनी का रिवेन्यू कम है, खर्चे ज़्यादा है। और अगर बात करें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मैंने अभी आपको बताया था भाई फाइनेंशियल कंडीशंस का जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब देखो इसके इनकम के काफ़ी ज़्यादा सोर्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, अदर इनकम हो गया, मार्केट से कितना इंटरेस्ट लिया है इसने, तो ये सारे। अब मार्केट का इंटरेस्ट देखो पॉजिटिव चल रहा है, अदर इनकम भी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन ये चीज़ें मायने नहीं रखती, क्योंकि ये चीज़ें कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होती है, एक इन्वेस्टर्स के लिए नहीं। इन्वेस्टर्स के लिए होता है भी कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, वो उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से निकल के आता है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें इस कंपनी का, तो भाई यहाँ पे 460 करोड़ माइनस में चल रहा है। अब सोच सकते हो टोटल रिवेन्यू तो 1172 करोड़ था, और यहाँ पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कैसे हो गया। जब इतना ज़्यादा रिवेन्यू यहाँ पे टोटल इन्होंने शो कर रखा, तो भाई कंपनी का रिवेन्यू माइनस कैसे हुआ। तो भाई यही होता है मार्केट के अंदर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीज़ें चलती रहती है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है माइनस में चल रहा है, तो कहने का मतलब है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी जनरेट ही नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पे कर्जे के अंदर चल रही है, मतलब लॉस के अंदर यहाँ पे कर्जा भी नहीं बोलेंगे, एक बड़े लॉस के साथ यहाँ पे कंपनी चल रही है। फिर भी कंपनी ने यहाँ पे टोटल रिवेन्यू जनरेट कर दिया, कितना कमाल की बात है ना। कंपनी की अपनी खुद की कोई भी यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी आखिर ये आया रिवेन्यू तो कहाँ से आया, ये सारे अदर इनकम सोर्स से आया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कंपनी के जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा डल परफॉर्मेंस के साथ है। अगर बात करें स्टॉक के रिजर्व और सरप्लस की, तो भाई कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे जैसे IPO आया था यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजर्व था, 1998 करोड़ के आसपास था। लेकिन जैसे ही आते आते 9 महीने के अगर बाद की बात करें, अब की बात करें, तो भाई यहाँ पे रिजर्व हो गया माइनस 2882 करोड़ का, मतलब रिजर्व भी यहाँ पे माइनस में चला गया। तो आप सोच सकते हो कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया है। कंपनी कोई रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रही अपने ऑफिशियल एक्टिविटी से, अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी से, साथ में कंपनी यहाँ पे कर्जे के साथ चल रही है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के टोटल खर्चों के बारे में। अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो भाई वो 7,735 करोड़ के आसपास है। देखो एक तो पहले से कंपनी कर्जे में चल रही है, दूसरा यहाँ पे इतने ज़्यादा अमाउंट का यहाँ पे कंपनी का टोटल खर्चा है। खर्चा भी यहाँ पे ज़्यादा है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, बल्कि आमदनी 98 भी नहीं है, आमदनी तो यहाँ पे कर्जे में ही चल रही है, और खर्चा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक का है। साथ में अगर कंपनी के मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई कंपनी ने मार्केट के अंदर देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट में जब स्टॉक पहली बार ये IPO आया था स्टॉक का, तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो डाटा सीट अपडेट करवाई वो 455 करोड़ की करवाई। अब भाई ये डाटा रियल है कि ये तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो इसे रियल ही मानना पड़ेगा क्योंकि इस सीट के अंदर अवेलेबल है। अगर बात करें ये रिवेन्यू के आते आते 9 महीने के अंदर यहाँ पे कंपनी ने मार्केट से अपना इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया।
देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक ने मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट कर दी। मात्र 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आप सोच सकते हो भाई इतने बड़े ब्रांड के लिए मार्केट में 64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं है। 2-4 आउटलेट अगर वो डालेंगे तो उसी के अंदर ही अमाउंट खर्च हो जाएगा। तो आप सोच सकते हो भाई कितना बड़ा यहाँ पे एक बड़ी नेगेटिव चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लगातार एक बड़ा खर्चा है, लगातार कंपनी का रिजर्व माइनस में है, यहाँ पे कर्जे में कंपनी चल रही है, कंपनी अपने दम पे एक नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रही है। साथ में कंपनी के जो रिटर्न्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव चल रहे हैं। साथ में अगर कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई है, 36% के करीब हो गई है, 36.5% के करीब हो गई है। तो आप सोच सकते हो भाई स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि जितने भी नए इन्वेस्टर्स वीडियो पर आए उनको यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।